हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनवीएस का जो एग्जाम होता है स्कूलिंग बच्चों के लिए क्लास 6 और क्लास 9 के लिए वो कैसा होता है, क्योंकि अभी क्लास 9 का एग्जाम है और 6 के एग्जाम भी जल्दी ही एडमिट कार्ड आने वाले हैं। अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते हैं एनवीएस स्कूल के रिगार्डिंग, चाहे वो टीचिंग वैकेंसी के बारे में हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के बारे में हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये इस तरीका का पेपर आता है, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम। टेस्ट बुकलेट आर है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से ही एक है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट और आपको सिग्नेचर करना होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो आपके 100 होते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ लेनी होती हैं जब भी आप पेपर देने जाते हैं। तो आपका बॉल या ब्लू पेन पेन ही आपको लेकर जाना होता है। बॉल पॉइंट पेन, यानी कि सिक्के वाला पेन, जेल पेन नहीं लेके जाना होता है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक। 3 सेक्शंस होते हैं, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज। 1 से 40 मतलब 40 क्वेश्चन होते हैं मेंटल एबिलिटी के, 20 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के और 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के। तो 100 नंबर का टोटल ये पेपर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 80। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चंस नंबर वाइज। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इस तरीके के कुछ डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस एनवीएस में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 1 से 4 तक 4 फिगर दिए गए हैं, ए बी सी डी। हर एक क्वेश्चन में आपको देखना है कि किसी ना किसी तरीके से 3 आकृतियां सिमिलर हैं, चौथी आकृति जो है वो अलग है, तो आपको वो अलग वाली आकृति बतानी है। पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे इस तरीके से आपकी 4 आकृति दी गई हैं। तो इस इन आकृतियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले तो आपको देखना है कि आकृति लाइन वाइज सेम है। देखो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक लाइन है, सब जगह आपको सेम सी दिखाई दे रही है आकृति। ठीक है, ये लाइन ये हो सकता है इस साइड है, ये इस साइड है, लेकिन आकृति लगभग सेम है। तो अब देखते हैं हम ये हाइफन टाइप जो लगा हुआ है एक तरीके का, यहाँ पे मार्क लगा हुआ है, इसमें भी आउटर साइड पे लगा हुआ है, इसमें भी आउटर साइड पे लगा हुआ है, इसमें भी आउटर, यानी कि बाहरी जो 4 ये दीवारें बनी हुई हैं इन पर लगा हुआ है, वर्ग पर लगा हुआ है। बीच में जो विकर्ण है उस पर नहीं लगा हुआ है, तो इसमें बीच पर लगा हुआ है यहाँ पे। तो आंसर इसका कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए। बाकी में तो बाहर वाली सतह पे लगा हुआ है और यहाँ पे अंदर वाली पे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आप देखेंगे के आई टी लिखा हुआ है, टी आई के लिखा हुआ है, आई टी के लिखा हुआ है, यहाँ पे आई के सी है। तो यहाँ पे तीनों ही वर्ड है जो आगे पीछे करके लिखे हैं, या लेकिन यहाँ पर सी है। तो इसका क्लियर सा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि इस तरीके से आपका त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि कौन सा आकृति आपको गलत लग रही है। आप बोलेंगे लगभग सभी सेम लग रही हैं। तो यहाँ पे भी देखिए त्रिभुज है, यहाँ पे समकोण बना हुआ है, यहाँ पे भी त्रिभुज है, यहाँ पे भी समकोण बना हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे भी समकोण बना हुआ है, यानी कि 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब बच गया कौन सा? ये वाला कोण। ये वाला कोण आपका 90 डिग्री का नहीं है, ये आपका अराउंड 60 का, आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये कोण आपका नहीं है 90 डिग्री का। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर इस तरीके से करेंगे तो इक्वल इक्वल से पार्ट हो जाएंगे आपके, ये 60 का अराउंड आपका कोण है ये। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया जी? यहाँ पे बी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि सब में समकोण है और यहाँ पे आपका न्यून कोण है। न्यून कोण कौन सा होता है? न्यून कोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, समकोण वो जो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपका बताइए कि कौन सी आकृति आपको लगती है कि जो अलग है। आप साथ साथ आंसर अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए चलिए और फिर वीडियो के अंत में देखिए कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे एरो का निशान है, बाहर की ओर पॉइंट है, यहाँ पर भी बाहर की ओर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर भी बाहर की ओर, और यहाँ पे देखेंगे तो अंतर की ओर है। तो ये आकृति बाकी इन 3 आकृतियों से भिन्न है। तो आंसर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा जी? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 2 में क्या दिया गया है कि 5 से 8 तक एक क्वेश्चन फिगर दी गई है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आपकी क्वेश्चन फिगर है, और 4 आंसर फिगर्स दी गई हैं ए बी सी डी, ये आंसर फिगर दी गई है राइट हैंड साइड पे। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर एंड डार्कल द सर्कल इन ओएमआर शीट। आपको क्या पता लगाना है? जो बिल्कुल इससे सेम हो वो वाली आपको पता लगानी है। तो यहाँ पे एक तो सिंपल 3 भरी हुई है जी, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये कंसेप्ट तो हमारा फेल हो गया। अब क्या देखनी है हमें?
ये वाली आकृति आप पकड़ लीजिए, ये वाली कहाँ-कहाँ पे फिल हुई है। तो इधर तो ये वाली फिल है, गलत है। इधर ये वाली फिल है, ये बिल्कुल ठीक है। इधर भी ये फिल हुई है, इधर भी ये फिल हुई है, गलत है। तो करेक्ट या ये वाली आपकी फिल हुई है, फिर इसको आप यही वाली आकृति लग रही है जिसमें ये ऊपर वाला फिल है। तो इसी तरीके से आप बाकी आकृतियों को मैच करेंगे, इसमें जो भी फिल्ड वाले त्रिभुज हैं, तो आप ये बी आकृति आपको दिखेगी कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी बिल्कुल सेम आंसर है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब हमें 6 का देखना है, 6 में ऊपर 2 ओ लगे हुए हैं। ठीक है, 2 ओ देखते हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं जी 2 ओ। यहाँ पे इस तरीके से 2 माइनस टाइप निशान है, तो यहाँ पे है जी। ये वाली आकृति आपको सेम लग रही है, तो आंसर कौन-सा करेक्ट हो गया यहाँ पे? आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। अब 7th देखते हैं, 7th के अकॉर्डिंग कौन-सी करेक्ट है? 7th के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये चारों डायरेक्शंस में एरो बाहर की तरफ है। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी गलत है, तो ये वाला आकृति आपकी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी आपका 7th क्वेश्चन का आंसर ठीक हो जाता है। 8th वाला देखते हैं हम कि ये वाली आकृति आपको बतानी है कौन-सी मैच कर रही है। इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आप। चलो एक काम करते हैं, बाहर तो हमारा क्या है पंचभुज है, सब में पंचभुज है, सब में दिखाई दे रहा है। कितनी लाइन्स दिख रही है आपको अंदर? 1, 2, 3 और 4, 4 लाइन्स दिख रही हैं। तो 1, 2, 3, 4 इसमें तो ज़्यादा हो गई, ये वाला तो नहीं है, 5 हो गई इसमें तो। इसमें 4 है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो इन दोनों आकृतियों में से एक होगा। अगर इस आकृति में आप देखेंगे तो कितना हो गया? ऊपर ही यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है कि पहले ये वाली मैच करनी है, फिर उसके बाद ये वाली इधर से गई है। तो इसमें ये वाली लाइन इधर से दिखाई दे रही है, लेकिन जो इसमें क्या है, इसमें ये वाली लाइन अगर इधर से होती तो आंसर करेक्ट होता। तो यहाँ पे कौन-सा आंसर करेक्ट दिखाई दे रहा है आपका? ऑप्शन बी आपका जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब 9वाँ क्वेश्चन देखते हैं जी। 9 से 12वाँ में क्या दिया गया है? 9 से 12वाँ में भी एक क्वेश्चन फिगर आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन फिगर दी गई है लेफ्ट हैंड साइड पे और आपको एक पार्ट मिसिंग है। अगर आप इस आकृति को 4 हिस्सों में बाँट देंगे, तो आप देखेंगे कि एक पार्ट जो है वो आपका मिसिंग है। वो मिसिंग जो पार्ट है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको एबीसीडी 4 फिगर दी हुई है राइट हैंड साइड पे, वो चारों की चारों फिगर आपको देखनी है और आपको बताना है कि कौन-सा वो मिसिंग पार्ट है जो इस एरिया में आएगा, जो यहाँ पे फिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब। कि कैसे सिमिलरिटी कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। ये वाला पार्ट तो सब जगह ये बीच में तो एक क्रॉस लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक क्रॉस होना ही होना चाहिए। यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे लाइन आ गई है। तो ये वाला तो ऑप्शन हो गया आपका ए ऑप्शन गलत। अब बच गया हमारे पास बी, सी और डी वाला। यहाँ पे देखेंगे तो चारों एरो बाहर की तरफ है। यहाँ पर भी चारों एरो बाहर की तरफ है, यहाँ पर भी चारों एरो बाहर की तरफ है, यानी कि जो ये वाला बॉक्स आएगा उसमें भी चारों एरो तो बाहर की तरफ होनी चाहिए। इसमें ये अंदर की तरफ है तो गलत हो गया। इसमें ये अंदर की तरफ है, गलत हो गया। इसमें ये वाला अंदर की तरफ है, गलत हो गया। तो बचा कौन-सा? ये वाला। इसमें चारों की चारों जो आकृति हैं वो बाहर की साइड है, तो इससे ये वाला करेक्ट हो गया। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। इसमें भी इसी तरीके की आकृति बनानी है। एक तो यहाँ पे एक छोटा-सा इस तरीके से स्क्वायर बनाया हुआ है। तो पहले हम देख लेंगे इस साइड पे स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये 2 बच गए। अब आपका बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया। या तो ए करेक्ट है या डी करेक्ट है। इस तरीके से देखना है। अब एक इस आकृति को आप हमेशा ना पेंसिल लेके जाएँ। क्वेश्चन पेपर में जब आप पेंसिल से बनाएँगे ना, तो आप बड़े ही अच्छे से इस पिक्चर को पहचान पाएँगे। तो आप अगर यहाँ पे ये लाइन आएगी और लाइन के बाहर की साइड इस तरीके से ये हाफ हाफ सर्कल्स होने चाहिए। तो लाइन हमें बच गया था हमारा डी ऑप्शन, हमारा ए ऑप्शन। इसमें लाइन के बाहर की तरफ सर्कल है, इसमें अंदर की तरफ है। तो ए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन-सा बच गया आपका? डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वें क्वेश्चन में भी यही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम ही आकृति है जो चारों डिब्बों में। अगर आप इसको 4 को कर दें ना, तो एक हाफ सर्कल ऊपर की तरफ, एक हाफ सर्कल नीचे की तरफ डमरू का निशान है। तो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डॉट डॉट है। ये वाला भी नहीं हो सकता, ये फुल सर्कल बन रहा है। ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। कौन-सा ऑप्शन बच गया? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट बच गया। तो डी ऑप्शन को आप यहाँ पर फिट करेंगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, फिर नीचे एक हाफ सर्कल और बन जाएगा। हमेशा इसको पेंसिल से आकृति को पूरा करेंगे ना तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। इसमें भी क्या है 12वां क्वेश्चन इसमें भी वही निकालना है हमें। तो ये वाली आकृति इसके बराबर है, ये वाली आकृति इसके बराबर है। तो जो ये वाली आकृति जिस आंसर में होगी वो करेक्ट होगा। तो ये वाली आकृति हमारी कहाँ है? ये यहाँ पर है। क्योंकि आकृति हमें इस तरीके से ये निशान होना चाहिए। यहाँ पे भी इस तरीके से है, यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या करना है आपको 13 से 16 पे आपको कुछ फिगर्स दी गए हैं।
3 फिगर दिए गए हैं, चौथा आपका क्वेश्चन मार्क है। तो स्पेस दिया गया है, चौथे मार्क को ब्लैंक छोड़ा गया है। तो जो क्वेश्चन फिगर है ना, वो एक सीरीज में है। तो आपको एक वो फिगर बतानी है इन में से, राइट हैंड साइड वाली में से, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन-सी फिगर इस सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगी। चलिए देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है। पहले था हमारा एक सर्कल, फिर हमारा आया गुणा का निशान, फिर हमारा आया सर्कल, तो उसके बाद फिर से क्या आएगा, गुणा का निशान। तो पहले सर्कल, फिर गुणा, फिर सर्कल, फिर गुणा, ये होना चाहिए। और ये सीक्वेंस क्या है हमारी, सी ऑप्शन में करेक्ट है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। पहले ओ है, फिर फिर काटा, फिर जीरो, फिर काटा, इस तरीके से। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सॉरी। 14वां क्वेश्चन करते हैं। 14वें क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से आपका ये दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, फिर ये पहले इस तरीके की आकृति थी। इस आकृति को अगर आप उल्टा कर दें तो ये आकृति बन जाएगी, और उल्टा करने के बाद एक क्रॉस के साथ एक और क्रॉस आप लगा दें। फिर इस आकृति को वापस आपने सीधा कर दिया, और एक क्रॉस के साथ 3 क्रॉस हो गए। अब 4 क्रॉस होने चाहिए यहाँ पे, और ये आकृति इस शेप में होनी चाहिए उल्टी साइड में। तो उल्टी साइड में ये वाली है और ये वाली है। लेकिन हमें क्या चाहिए, जो है ये स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ये राउंड चाहिए, सर्कल चाहिए। सर्कल हमारा यहाँ पे है, 4 ये हैं, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा-सा दिमाग लगा के करेंगे, पेन पेंसिल से थोड़ा-सा सोचेंगे तो इज़िली आप कर पाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? ये देखिए जेड है यहाँ पर, फिर इस जेड को हमने उल्टा कर दिया। देखिए पहले ये इस वाले फेस की साइड था, फिर नीचे की साइड आ गया, फिर अब इस साइड आ गया, फिर अब ऊपर की साइड आएगा। देखिए यहाँ पे इस साइड था, फिर नीचे की साइड आया, फिर इस साइड आया, फिर इस साइड आया। ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है? इस तरीके से। तो अब ये ऊपर की साइड होना चाहिए, ये एरो ऊपर की साइड होना चाहिए, और इस साइड पे होना चाहिए, ठीक है? तो इस साइड पे ऊपर की तरफ ये वाला है, इस साइड पे ऊपर की तरफ ये वाला है। ए ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। बच गया हमारा बी और सी। हमें एरो एक ही साइड पे चाहिए, दोनों साइड पे नहीं चाहिए। सी में दोनों साइड पे है, तो हमारा आंसर कौन-सा करेक्ट हो गया? हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हमारा करेक्ट है। 1 सेकंड ना, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। बी ऑप्शन है आपका, ये कर लीजिएगा अपना। फिर 16वां क्वेश्चन में क्या है? 16वें क्वेश्चन में भी इसी तरीके से है कि आपका पहले त्रिभुज है, फिर यहाँ पे आयताकार है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे एरो है। पहले एरो इस साइड है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आएगा, और ऊपर की तरफ उसका निशान होना चाहिए। तो बी, सी और डी तीनों में ऐसा ही है, तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया है। अब इन तीनों में से कोई एक आंसर हमारा है। अब त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज का निशान पहले इस साइड था, फिर इस साइड है, फिर इस साइड है, फिर इस साइड होना चाहिए। त्रिभुज का निशान यहाँ पे भी इस साइड है, यहाँ पे भी इस साइड है, यहाँ पे इस साइड है। तो डी ऑप्शन गलत हो गया। अब बच गया हमारा बी और सी, 2 ऑप्शन बच गए। अब हम इस सर्कल को देखते हैं। सर्कल पहले इधर था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ आना चाहिए। सर्कल दोनों में है जी, तो बी और सी बिल्कुल। और अब बच गया हमारा आयताकार। आयताकार पहले इस तरीके से था, फिर ऐसे तिरछा हुआ, फिर सीधा हुआ, फिर तिरछा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा है, हमें तो तिरछा वाला चाहिए, तो बी ऑप्शन हमारा फिर से यहाँ पर करेक्ट हो गया है। और ऊपर वाले में भी बी था। मैं एक बार मार्क करके देख लेती हूँ, मार्क पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ये वाला बी ऑप्शन, बट आप कर लीजिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद है हमारा 17वां क्वेश्चन। 17 से 20 में क्या है, 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस फिगर दी गई हैं। सेकंड सेट जो है उसमें इंटेरोगेशन है, ठीक है? तो जो समानता इस पिक्चर में है, वही समानता इस पिक्चर की दूसरे पिक्चर में होगी, आंसर पिक्चर में, ठीक है? जिस तरीके से इन दोनों का आपस में रिलेशन है, इन दोनों का आपस में संबंध है, उसी तरीके से इस क्वेश्चन फिगर का दूसरी क्वेश्चन फिगर के साथ संबंध होगा। इस तरीके से आपको ये पता लगाना है। इस टाइप की ये क्वेश्चंस है। तो देख लेते हैं इसको भी बड़ा ही इजी तरीके से। यहाँ पे पहले क्या है, स्क्वायर है, वर्ग की आकृति में विकर्ण दोनों तरफ खींच दिए। ये हमारा क्या है, पंचभुज है, इसमें भी हम दोनों तरफ से विकर्ण खींच दें। ठीक इसी तरीके से आपस में जो सामने वाली भुजाएँ हैं उसको हम मिला दें, तो इस तरीके से कुछ ये बन जाएगा जिसमें सारी भुजाएँ आपस में मिलाई हो। ठीक है? इसमें सारी भुजा नहीं मिल रही, ये वाली ब्लैंक है। इसमें सारी भुजा आपस में मिल रही हैं, नहीं, ये वाली भुजा जैसे यहाँ नहीं मिल रही, ये वाली यहाँ नहीं मिल रही, और ये वाली भी। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सारी भुजाएँ आपस में एक-दूसरे से मिलनी चाहिए, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब चलते हैं 18वां क्वेश्चन। ये पहले सीधा था, ये स्माइली पहले सैड में थी, अब ये खुशनुमा में हो गई, ठीक है? ये पहले चाप थी जो इस तरीके से उल्टी दिशा में थी, फिर सीधे दिशा में हो गई। तो ये उल्टी दिशा में है, फिर इसको सीधी दिशा में करना है हमें जो ये। तो यह वाला सीधी दिशा में है, तो सी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट। बाकी नीचे की फिगर एज़ इट इज़ है। तो यहाँ पे भी बाकी नीचे की फिगर एज़ इट इज़ है, और सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट में अब आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर्कल बाहर का एज़ इट इज़ है, तो हमें भी त्रिभुज तो बाहर का एज़ इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे एक आयताकार है और एक त्रिभुज है। अब इस आयताकार के बीच में त्रिभुज आ गया। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के बीच में ये सर्कल आ जाना चाहिए। तो स्क्वायर के बीच में सर्कल आ जाए और त्रिभुजाकार एज़ इट इज़ रहे। तो इस तरीके से कौन-सा ऑप्शन आंसर सही लग रहा है हमारा? बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 20वां क्वेश्चन। यहाँ पर एक बॉक्स में 6 कांटे लगाए गए हैं, 6 मल्टीप्लाई के निशान लगाए गए हैं, 6 एक्स यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर सब में लिखे गए हैं एक सा इसके सामने वाले को छोड़ के। तो इस केस में इसके सामने वाले को अगर हम छोड़ दें और तीनों को हम लाइनों से भर दें, इसी लाइनों से, ठीक है? इसी तरीके की लाइन होनी चाहिए सेम, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें ये वाला था, इसमें हमने सामने वाले को भर दिया, ठीक है? सामने वाले को अब हमने खाली छोड़ दिया, बाकियों को भर दिया। तो इस वाले में भी क्या करेंगे हम, ये वाला एज़ इट इज़ रहेगा, सामने वाले को हम खाली छोड़ देंगे और इन दोनों को भर देंगे। तो सामने वाला हमारा खाली होना चाहिए क्योंकि इसके सामने वाला खाली था। तो इसके सामने वाला यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे ये खाली है। तो बी ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। अब हमारा ऑप्शन ए पूरा ही खाली है तो ए हो नहीं सकता, सी और डी में से होगा। हमें 1 तो भरना नहीं है, हमें 3 भरने हैं और ये तीनों भरने हैं। तो सी ऑप्शन हमारा इस तरीके से यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अब 21 से 24 में देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर। इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपको आकृतियाँ जो दी गई हैं, उससे या तो ट्रायंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा या सर्कल बनेगा। जो ये आकृति है, आपको इस तरीके से देखनी है कि इस आकृति में ये फिट हो जाए, किसी भी तरीके से और फिर एक ट्रायंगल, सर्कल या स्क्वायर बन जाए। अब इस आकृति को आप यहाँ पे फिट करने की कोशिश करो। इस तरीके से ये आकृति कहीं पे फिट होनी चाहिए। यहाँ पे तो फिट नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे भी सेम पोर्शन है, यहाँ पे भी सेम पोर्शन है। यहाँ पे भी फिट नहीं होगी। यहाँ पे हो सकती है और यहाँ पे हो सकती है, राइट? लेकिन इसको अगर आप आकृति को फिट करेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन ये आप देखेंगे ऊपर से देखते हैं हम, ये वाला पोर्शन यहाँ फिट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ फिट हो जाएगा और इसका ये वाला पोर्शन यहाँ फिट हो जाएगा। अब सी और डी में कन्फ्यूज़न थी, सी और डी में कन्फ्यूज़न ये जो छोटी-सी आकृति है ना, ये यहाँ पे नहीं है, किसी भी तरीके से फिट नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ऐसी कन्फ्यूज़न भी हो तो यहाँ पे आप देखेंगे छोटा-सा यहाँ पे लाइन भी है, लेकिन यहाँ पे लाइन कहाँ फिट करेंगे? यहाँ पे है ही नहीं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल को आप पूरा और बना देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन आएगी, एक लाइन इस तरीके से आएगी, तो ये पूरा सर्कल बन जाना चाहिए और सर्कल कहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन से, क्योंकि बी में ये आउटलाइन बाउंड्री भी हुई हुई है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 23वें क्वेश्चन को फिट करके देखते हैं जी। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये भी इस तरीके से यहाँ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्लियर है, कौन-सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। बी को आप करेंगे तो एकदम से फिट हो जाएगा, ये स्क्वायर का निशान बन जाएगा। अब 24वां देखते हैं। 24वें में ये इस आकृति ना तो ये फिट हो सकती, ना ये फिट हो सकती, एज़ इट इज़ फिट करनी है, घुमा के फिट नहीं करनी है, ठीक है? तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सी को अगर आप फिट करेंगे एज़ इट इज़ फिट हो जाएगी और ये स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट 7th पे आ गए हैं अब हम। 25 से 28 में क्या करना है, एक क्वेश्चन फिगर है, लेफ्ट हैंड साइड पे दी गई है और 4 आंसर फिगर आपकी ए, बी, सी, डी राइट हैंड साइड पे दी गई है। आपको मिरर इमेज बतानी है, मिरर इमेज। मिरर इमेज अल्फाबेट से देखेंगे तो जैसे एक्स है, एक्स का एक्स दिखेगा, वाई का वाई दिखेगा, लेकिन आप सी को अगर सी इस तरीके से लिखते हैं, मिरर इमेज में वो इस तरीके से दिखता है। आप अपने मोबाइल को लेना और मोबाइल आप सभी यूज़ करते हैं और घर में सबके यूज़ होता है। मोबाइल को लेना, उसके फ्रंट कैमरे को ऑन करना, आप तो एज़ इट इज़ दिखोगे क्योंकि आपका फेस दिख रहा है। कोई भी वर्ड पीछे देखना, वो हमेशा उल्टा होके दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, ये वाली पिक्चर, तो ये क्या होगा, ये वाला हिस्सा इधर नज़र आएगा, ये वाला हिस्सा इधर नज़र आएगा, ये फ़र्क होगा। तो ये वाला हिस्सा यहाँ नज़र आ रहा है और ये वाला हिस्सा यहाँ नज़र आ रहा है, राइट? तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26। 26 में जैसे मैंने अब सी का एग्जांपल दिया, सी इस तरीके से दिख रहा है तो सी सबसे पहले आके इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे ये ए ओ में इस तरीके से है, इसमें ये लाइनें हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। तो सी आपका एज़ इट इज़, फिर उसके बाद 0, फिर इस तरीके से लाइन थी तो इस तरीके से दिखेंगी और एक्स एज़ इट इज़। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया है। तो डी आपकी मिरर इमेज है। इंक, इंक को आप देखेंगे तो के उल्टा हो जाएगा, तो के फिर एन, एन आपका इस तरीके से लिखा गया, इस तरीके का एन होना चाहिए, इस तरीके का। फिर उसके बाद इस तरीके का एन कहाँ-कहाँ है,
यहाँ है और आई, तो ये बी ऑप्शन आपका मिरर इमेज है, ये आपका आंसर करेक्ट है। अब 28th का देखते हैं मिरर इमेज। माइनस है, माइनस का माइनस रहेगा, डिवाइड का डिवाइड रहेगा, बस क्या होगा यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे जो प्लस है वो प्लस इधर आ जाएगा और मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा। तो प्लस इधर आ गया और मल्टीप्लाई इधर चला गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी आपकी मिरर इमेज है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका 29 टू 30। इसमें दिया गया है कि कोई पेपर है आपके पास, उस पेपर को आप फोल्ड करते हो और उसको आपने पंच कर दिया। कई बार हम भी करते हैं, कई बार फ्लावर बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो हम पेपर को फोल्ड करते हैं, कुछ कटिंग करते हैं। वो कटिंग क्या होती है, फिर पूरे पेपर में फैल जाती है। सबने देखा होगा, कोई ना कोई क्राफ्ट का किया होगा तो उसी तरीके से आपको बताना है कौन सी पिक्चर करेक्ट होगी। आपने इस पेपर को लिया, पहले हाफ फोल्ड किया, फिर हाफ और फोल्ड कर दिया। अब इस पेपर को आपने इस तरीके से कर दिया है। तो ये वाली जो इसको और फोल्ड करके इस तरीके से आपने कर दिया है। ये देखो आपने एक और फोल्ड किया है, एक और फोल्ड किया है, तो इसको आप खोलेंगे तो ये ऐसी आकृति बन जाएंगी। इसके जो ये लाइन के इस साइड आकृति नजर आ रही है, वो इस साइड भी नजर आएगी, है ना? और सेम आकृति फिर इस तरीके की नजर आएगी, फिर इस तरीके की, फिर इस तरीके की। तो ये आकृति कुछ ए जो है वो उसकी तरीके से बन जाएगी। यहाँ पर ये इस तरीके से है तो इसी तरीके से नजर आएगी, लेकिन ये किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठ रही। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये वाली आकृति आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ये आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर इसने इसको ऐसे फोल्ड किया, तो आपने इसको इस तरीके से काटा। अगर आप इसको अब अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ यहाँ इस तरीके से अनफोल्ड करेंगे, फिर जो ये वाली इमेज है, ये वाली आपको यहाँ दिखाई देगी, ये वाली आपको यहाँ दिखाई देगी, इस वाली फेस पे। ये वाला आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा और यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो ये कट आपको कहाँ दिखाई देगा? चारों जगह पे। तो ये आकृति किस किस तरीके की बन जाएगी? डी ऑप्शन की तरीके से बन जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 1 सेकंड। नहीं, डी वाला ऑप्शन या सी वाला, डी डी वाला ही ऑप्शन आपका जो करेक्ट है। डी वाला, यहाँ पे देखेंगे सब इक्वल है, यहाँ पे सब इक्वल नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि ये वाली चीज इस तरीके से आएगी, है ना? ये वाली चीज यहाँ पे इस तरीके से लेटे आएगी, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 31 देखते हैं आप। 31 में भी आपने पेपर पहले इस तरीके से फोल्ड किया, फिर उसको इस तरीके से फोल्ड किया। अब आपने फिर और फोल्ड करके दो पंच कर दिए, तो दो पंच यहाँ पे भी होंगे, दो पंच यहाँ पे भी होंगे, दो पंच यहाँ पे भी होंगे। अब आप इसको फोल्ड को अनफोल्ड करोगे तो ये बी की तरह बन जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी आपने पेपर को फोल्ड किया, पहले तिरछा, फिर आपने एक और आपने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया और एक आपने सर्कल बनाया। अब आप इसको फोल्ड को अनफोल्ड करेंगे तो त्रिभुज इस तरीके से अंदर की तरह निशान होगा, फिर सर्कल होगा, फिर यहाँ पे एक त्रिभुज अंदर की तरफ, फिर सर्कल होगा। तो ये आकृति कुछ सी की तरह बनेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो थोड़ा सा ध्यान से पिक्चर्स को देखना और अच्छे से एग्जाम करोगे तो आप एग्जाम को क्लियर आसानी से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 33 टू 36 में एक क्वेश्चन फिगर दी गई है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे और चार आंसर आपको दिए गए हैं राइट हैंड साइड पे। तो आपको वो फिगर बतानी है जो इन कट, जो आपने ये चारों फिगर अलग अलग पड़ी हुई हैं, जो अगर आप इन फिगर को एक साथ जोड़ दोगे तो कौन सी फिगर बन जाएगी, कौन सी आकृति बन जाएगी, वो आपको बताना है। ये सबसे बड़ी आकृति है, पहले इसको देख लेते हैं। ये बड़ी आकृति ये भी नहीं है, ये हो सकती है, यहाँ पे भी नहीं है बड़ी आकृति, यहाँ पे भी नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तीन त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गया आपका, ये वाला त्रिभुज ये वाला है, और ये वाले त्रिभुज को आप उल्टा कर दोगे तो ये वाला है, और ये वाला आपका ये है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब ये वाला देखना है, इसमें दो आयताकार हैं और दो त्रिभुज हैं। दो आयताकार हैं, यहाँ पे तो हमारे क्या हो गया, स्क्वायर है, ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे दो आयताकार हैं, दो त्रिभुज है, ये हो सकती है। यहाँ पे दो आयताकार नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। 35वां क्वेश्चन, 35वें में क्या है कि हमारे पास तीन लाइनें हैं और चौथी जो लाइन में एक थोड़ा सा कट है। तो यहाँ पे लाइनें हमारी दो ही दिखाई दे रही हैं, दो लाइनें मिसिंग है, ए तो नहीं हो सकता। बी हो सकता है क्योंकि तीन लाइनें खाली और एक में कट है। सी में दो में कट है, ये वाला नहीं हो सकता, और डी में कट दूसरा है तो ये भी नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ। 36वें, एक स्क्वायर है, एक त्रिभुज है, बाकी ये निशान है। एक स्क्वायर है, एक त्रिभुज है,
और कुछ इस तरीके का निशान है नहीं, ये निशान इस तरीके से यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे नहीं कटा हुआ। ये तो नहीं, हो सकता है क्या? नहीं, एक सिरा और दूसरा सिरा दोनों यहाँ पे बीच में से ही कटा हुआ है। यहाँ पे बीच में से कट नहीं है तो ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, डिफरेंट ही आकृति है। ये वाला हो सकता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि इसमें स्क्वायर भी है, इसमें त्रिभुज भी है और ये आकृति यहाँ पर भी ओपन, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पर भी लाइन है, या यहाँ से कटा हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आपका 37 से 40वां, 37 से 40वें में लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्वेश्चन फिगर दिया गया है, राइट हैंड साइड पे एबीसीडी दिया गया है। आपको वो पिक्चर बतानी है जिसमें कि ये हिडन है, यानी कि ये जो पिक्चर है इसमें से किसी पिक्चर में से किसी का ये पार्ट है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो। चलिए फिर देख लेते हैं। इस तरीके की लाइन होनी चाहिए, यहाँ पे ये लाइन है लेकिन बीच का कट नहीं है, यहाँ पे ये कट है लेकिन लाइन ही नहीं है ना? यहाँ पे ये है लेकिन लाइन बीच में नहीं है। तो यहाँ पे ये लाइन है और ये कट है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब ढूंढते हैं 38 का। 38 में बाहर तो स्क्वायर है, सब में स्क्वायर है जी। एक लाइन करके फिर एक त्रिभुज बनाई हुई है, यहाँ पे लाइन है लेकिन त्रिभुज नहीं है, यहाँ पे लाइन है और त्रिभुज भी है, यहाँ पे लाइन है त्रिभुज नहीं है, यहाँ पे लाइन नहीं है त्रिभुज भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब 39वां देखते हैं। इस तरीके से आपका है फिगर जिगजैग, ये है और ये लाइन इधर होनी चाहिए, ये लाइन अंदर की तरफ थोड़ी-सी। तो ये लाइन यहाँ पे है और ये लाइन यहाँ पे है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब सिंपल है, ए ल मान लीजिए आपको या ए की तरह है और उसमें चाप बनी हुई है। ये ए की तरह है लेकिन चाप नहीं बनी हुई। ये ए की तरह तो लग ही नहीं रहा है। ए की तरह और चाप बनी होनी चाहिए। ये भी नहीं लग रहा है ए की तरह। और इसमें भी चाप नहीं है। ये वाला देखते हैं, ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे है। तो ये तो या तो आपका ये कर्व में है जो वो होना चाहिए था सर्कुलर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी सर्कुलर ही है, कर्व नहीं है कहीं पे। अगर इसमें भी मैं ए बनाऊँ किसी भी साइड से तो सर्कुलर नहीं है, इसमें भी बनाऊँ तो नहीं बन रहा है किसी भी, ये है सॉरी सॉरी ये है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी को आकृति को आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये लाइन, ये लाइन और ये आपकी कर्व हो गई बीच में, ठीक है? तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब चलते हैं सेक्शन सेकंड पे। सेकंड सेक्शन हमारा क्या है? मैथमेटिक्स का है, जिसमें कि 4 आंसर देने हैं, 4 आंसर हैं, उसमें से एक आपका जो करेक्ट है वो आपको, तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर बी इज 10% लेस देन अनदर सी एंड सी इज 5% मोर देन 150, देन बी इज इक्वल टू, तो सी 150 से 5% ज्यादा है। तो अगर आप सी को 150 का 5% निकालोगे तो वो आएगा आपका 7.5। तो सी आपका क्या आ गया? 157.5 आ गया और बी उससे 10% कम है। तो 157.5 का 10% जो आप निकालोगे और उसको 157.5 में से घटा दोगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका बी हो जाएगा। तो बी के इक्वल वो आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 42वें में भी है, सम ऑफ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको। एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर चैनल पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। एक बार आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, जितना एचसीएफ आएगा उसके बाद आप एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद आप जो है इनको जोड़ देंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर दोनों को निकाल के आप जोड़ देंगे। हिंदी वाले, मीडियम बच्चे वाले लघु समापर्तक और महत्तम समापर्तक, ठीक है? अब यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? पहले ब्रैकेट्स जाएंगी तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 और 0.3 को कितना आ जाएगा? 0.09 आ जाएगा। तो 0.09 आ जाएगा और यहाँ पे 0.9 है, तो 0.09 और इसको अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर? बड़ी से बड़ी 6 अंकों की संख्या क्या होती है? 6 बार 9 लिखोगे तो बड़े से बड़ी 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा? 99999, 5 बार 9 का। तो 6 बार 9 का लिख के और 5 बार 9 का लिख के आप घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। What is the difference between greatest 7 digit number and smallest 4 digit number? तो 7 बार 9 लिखोगे और फिर 4 बार 9 लिखोगे और उसको घटा दोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा।
तो ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, बोर्ड मास, एचसीएफ, एलसीएम ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इससे ही आपके मैथ्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो अमित ने एक टेबल ली 1200 रुपए की और 200 रुपए उसके रिपेयर पे लगाए, तो टोटल कितने की पड़ गई टेबल? 1400 रुपए की पड़ गई। उसने बेच दी कितनी? 1680 में। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 280 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आप उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, यानी कि 280 बटे 1400 गुणा 100 कर देंगे, तो प्रॉफिट जो आएगा वो आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है ये बताना आपको कितने इक्वल है। आप इसको क्या देखेंगे, एक है और 140 75 है, 140 75 और एक, सिंपल ये करना है। और कितने कितने बाद यहाँ पे है पॉइंट, दो है पॉइंट के बाद, यहाँ पे भी दो है, तो चार के बाद पॉइंट, चार से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। 1/4 of word of a flock are at a river bank and 1/5 of that flock are in their nest. जितनी भी फ्लोक है, फ्लोक यानी कि पक्षियों का समूह है, 1/4 उसका रिवर के किनारे है, 1/5 घोंसले में है, उसके अलावा बची 22। तो 1 घटा 1/4 घटा 1/5 जितना वो बच गया, जितना आंसर आएगा वो उतना बटा आपका 22 है। उतना बटा मान लीजिए आपका 3/4 आ गया, तो 3/4 कितना हुआ? 22 हुआ। तो उसके बाद आप x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद आप टोटल नंबर की वैल्यू निकाल लेंगे और टोटल वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी कितने पक्षी हैं, उसका 1/5 करेंगे, तो आप बता पाएंगे कि कितने पक्षी घोंसले में है। उसके अकॉर्डिंग आप इसको निकाल लीजिए, तो करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, in how many years does the sum of 1200 becomes 1800 at the rate of simple interest? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और आपको यहाँ पे ईयर निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से क्या होता है, प्रिंसिपल एसआई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी ऑब्लिक 100। तो आपको क्या निकालना है, आपको टी निकालना है। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी है 1800, प्रिंसिपल है 1200 और रेट है आपके पास 5%। तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100। तो टी क्या हो जाएगा, एस आई इंटू में 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। तो 1800 गुणा में 100 बटे में 1200 गुणा में 5 करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई और 22.5 थिक इफ ईच ब्रिक्स मेजर दिस। तो कितनी रिक्वायर्ड होंगी, कितने लॉन्ग के लिए, तो इसको डिवाइडेड बाई इसमें कर देंगे, जो आंसर आएगा उतनी आपकी ईंटें रिक्वायर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड मास का टाइप ही है, तो बोर्ड मास आप निकालेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला भी आपका सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास का ही है, तो सिंप्लीफिकेशन को आप बड़े अच्छे से कर लीजिए। देखिए 5-6 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, तो अगर अभी तक भी आपने तैयारी नहीं किया सिंप्लीफिकेशन, तो आप अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगला भी आप देखेंगे, परसेंटेज आपको अच्छे से आना चाहिए और सिंप्लीफिकेशन भी, तो आप फिर भी, और प्रॉफिट लॉस और एचसीएफ एलसीएम ये 4-5 चैप्टर आप कर लेंगे, तो आप इस मैथ में से 10-12 नंबर इजिली ले लेंगे। ठीक है, 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम, तो 5/100 गुणा 10/100 गुणा 175 सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25, कौन सा 25 के इक्वल नहीं है। अब आपको ये चारों सोल्व करने पड़ेंगे, जो 25 के इक्वल नहीं होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 56, ए स्क्वेयर एंड ए रेक्टेंगल हैव द सेम पैरामीटर। एक वर्ग है आपका और एक आपका रेक्टेंगल आयत है, दोनों का सेम पैरामीटर है, सेम परिमाप है। अगर स्क्वायर की साइड 16 मीटर है और रेक्टेंगल की लेंथ 18 है, तो आपको ब्रेड्थ निकालना है। तो स्क्वायर का जो परिमाप होता है वो क्या निकालते हैं हम, 4a, है ना। तो 4 इंटू में 16 क्या आ जाएगा हमारा, 64 स्क्वायर का परिमाप आ जाएगा। और 64 ही हमारा परिमाप किसका है, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, एल प्लस बी इंटू 2, है ना। तो एल हमारे पास है 18, बी हमें निकालनी है, तो 2 इंटू 18 प्लस बी इज इक्वल टू 64। तो बी आप यहाँ पे निकाल देंगे इसको सोल्व करने के बाद। अगला क्वेश्चन है, ए पार्क इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 750 मीटर वाइड। एक पार्क है वो 1500 मीटर लंबा है, 750 मीटर चौड़ा है। एक साइकिलिस्ट ने 4 राउंड लगाने उस पार्क के, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये एक आयताकार हो गया, ये और ये, तो आप उसके 4 लगानी है, तो 4 में उसकी क्या होगी, डिस्टेंस आ जाएगी, कैसे आएगी, जो ये आयताकार पार्क है उसकी आप क्या निकालेंगे,
उसको चारों तरफ से चक्कर लगाना है, मतलब हमें परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल नहीं निकालना, परिमाप निकालना है। परिमाप निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसको साइक्लिस्ट को 4 राउंड लगाने हैं, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। अब हमारे पास स्पीड है, स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। तो इस फॉर्मूले से हम टाइम निकाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास स्पीड भी आ गया, हमारे पास डिस्टेंस भी है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640, इसके आप फैक्टर करेंगे और जो भी इसमें से करेक्ट आंसर होगा उसको आप टिक कर देंगे। इसी तरीके से आगे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालना है, तो जो भी इसको सॉल्व करके जितना भी आपका पॉइंट के अकॉर्डिंग आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट, उसी पे आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट 2:45 पीएम आफ्टर ट्रैवलिंग 4.5 आवर्स, व्हाट डिड वी स्टार्ट, कितने बजे स्टार्ट किए? 2:45 पे पहुंच गए हैं और 4.5 घंटे लगे हैं, तो आप सोल्व करके इसमें से बता देंगे। देखो, आप 4.5 घंटे लगे हैं, अगर मैं 45 में 30 मिनट जोड़ूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 75 मिनट, यानी कि 15 मिनट। तो 15 मिनट तो होना ही होना चाहिए, तो या तो 10:15 आंसर है या 8:30 आंसर है। तो 10 से अगर आप 4 निकालेंगे तो 2 पे पहुंच जाएंगे, 8 से 4 निकालेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है यहाँ पर? सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट पैराग्राफ आपको दिया गया है, 4 पैसेज है इस सेक्शन में, हर एक पैसेज के 5 क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कौन सा करेक्ट है। तो चलिए पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। फायर इज टू ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स एंड बिलियन ऑफ रुपीज ईच एंड एवरी ईयर। Firefighters help protect people and their property from injury and damage. They put their lives on the line every time they respond to a call. While on duty, firefighters must be ready to respond in a matter of minutes to just about any disaster that may occur. At every fire scene, a superior fire officer takes command and directs the job of all the people at the scene. Some firemen connect the hose lines to hydrants, otherwise, others manually operate the pumps to send water to the houses. Team of firefighters also operate ladders and used to reach destination high in the air. कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है फायर फाइटर्स के बारे में, वो आपको यहाँ पर बताना है। which is not correct. They are brave, बिल्कुल। They often put their life in danger, yes. They never put life in they are highly trained. तो they are never put their life in danger, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही नहीं है। वो ब्रेव भी होते हैं और अपनी लाइफ को डेंजर में भी डालते हैं, क्योंकि आग बुझाते हैं डेंजर में डाल के, ठीक है, और हाईली ट्रेन भी होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। A firefighter has to prepare to extinguish in a fire in a minutes, hour, days or week. पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करते हैं। Firefighter must be ready to respond in a matter of minutes. Minutes यहाँ पे दिया गया है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? मिनट्स, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। Firefighters put their lives on the line means they stand in line, बिल्कुल भी नहीं। They fight fire, they put their lives in danger, they connect the hose line to hydrant. Put their lives on line, इसका मतलब होगा they put their lives in danger. C option is correct. टू ऑपरेट मैनुअली, मैनुअली ऑपरेट करना क्या होता है? मेक ए मैन वर्क विद देयर हैंड्स, यूज ए मशीन, यूज वंस बॉडी। ना तो किसी की बॉडी यूज करते हैं ना मशीन यूज करते हैं, वर्क विद देयर हैंड्स। टू ऑपरेट मैनुअली, वर्क विद देयर हैंड्स, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द वर्ड अकर मीन्स सेम, अकर का मतलब होता है कुछ घटित होना, और हैपन का मतलब भी सेम होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। Hema lay on her bed, starting at the stars stuck on the ceiling of her room. She was upset as none of the clothes seemed to fit her. She wore them again one by one, but they were either too tight or too short. A cupboard full of clothes, and she could not wear any of them. She then had a bright idea. Her eyes lit up and she ran to her mother's room. Ma, I need new clothes, she said, but only after I donate all my old clothes to charity. No more amassing of clothes. Her mother smiled and hugged her. She did have a kind daughter. तो अब क्वेश्चन देखते हैं। हेमा lay on her bed because she was tired, liked looking at the star, was wondering what to wear, or was a lazy girl. Hema lay on her bed, starting at the stars stuck on the ceiling of her room. तो like looking at the stars, ये आएगा ऑप्शन।
Next, she could not wear any of her clothes because they were not fashionable, they were not colorful, she did not know what to choose, none of them fitted her, क्योंकि या तो टाइट थे या छोटे हो गए थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। The synonyms of word amassing is collecting, distributing, sharing or gifting। Amassing का मतलब होता है कि आपको कलेक्ट करना या पुट करना, किसी भी चीज को लार्ज क्वांटिटी में गैदर करना। तो कलेक्टिंग इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हेमा हेमा इज ग्रेडी, चैरिटेबल, सेल्फिश या मिजरली। लालची तो नहीं थी, सेल्फिश भी नहीं थी, वो क्या थी? चैरिटेबल थी, तभी तो अपने पुराने कपड़ों को चैरिटी कर रही थी। अपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेट, डोनेट का डोनेट मतलब किसी को दान देना, गिव मतलब भी दान देना हो गया, डिस्ट्रीब्यूट भी दान एक तरीके से बांटना हो गया, स्पेंड करना मतलब खर्च करना। तो रिसीव इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं। Traveling is both recreational and educative. It has always been regarded as an important part of education. In Europe, a young man is considered fully educated only when he has traveled through many countries of Europe. In ancient India also, our sages understood the great value of traveling. They made it a pious duty to visit various pilgrim centers situated in different parts of India. This encouraged the feeling of oneness among Indians. It is important to dash if one want to get real education। क्या किस चीज पे बात हो रही है यहाँ पूरे पैराग्राफ में? ट्रैवल पे। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Next question. Which one of the following word is a synonyms of recreational? Recreational. Traveling is recreational and educating। तो रिक्रिएशनल का मीनिंग क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सिनोनिम से। सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड, और अगर अपोजिट पूछा जाए तो यानी कि विपरीत शब्द। तो ट्रैवलिंग रिक्रिएशनल भी है, ये रिक्रिएशनल होता है मनोरंजक, मनोरंजन वाली है। तो टायरिंग भी नहीं है, साइट सीइंग थ्रिलिंग है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Visiting dash the centers was considered holy in ancient India. Visiting the pilgrim centers, B option यहाँ पे correct होगा। People have a feeling of oneness with others if they travel a lot. A option is correct. A sage is a person who is, सेज का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही बुद्धिमान है, फिलोसफर है, जिसकी साउंड जजमेंट है। तो ए सेज इज अ पर्सन हु इज स्मार्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। टू बी फिट एंड हेल्दी यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव। Regular physical activity protects you from serious diseases such as obesity, heart diseases, cancer, mental illness, diabetes, and arthritis. Riding a bicycle regularly is one of the best way to reduce your risk of health problems associated with a sedentary lifestyle. Cycling is a healthy, low impact exercise that can be enjoyed by people of all ages, from young children to older adults. It is also fun, cheap, and good for the environment. Riding to work or the shop is one of the most time efficient ways to combine regular exercise with everyday routine. An estimate 1 billion people ride bicycles every day. For transport, recreation, and sport, cycling is a good way to reduce weight as it builds muscles and burns body fat. Research suggests that by cycling for half an hour every day, we can shed at least 5 kilo of weight in a year. The main focus of the passage is क्या है? Cycling. When the writer says cycling is good for the environment, which one of the following is not correct? Environment से related जो भी point होंगे वो correct होंगे। तो unhealthy gas emit नहीं करता, बिल्कुल correct है। Can we run without petrol diesel? correct है। It does not pollute air? correct है। तो all age group चला सकते हैं, इससे environment से लेना कुछ लेना देना नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर correct हो जाएगा। The word which means the opposite of the word sedentary, यहाँ पर हमें क्या बताना है? यहाँ पर हमें बताना है opposite word बताना है हमें। तो अपोजिट यानी कि उल्टा शब्द।
सेडेंटरी का। पहले उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि सेडेंटरी जो वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या है, उसके बाद ही हम बता पाएँगे कि कौन-सा है। तो सेडेंटरी होता है बेसिकली गतिहीन, जो गति नहीं करता हो, इस तरीके वाला इंसान। तो लेज़ी इज़ सिमिलर, डेस्क बाउंड, इनएक्टिव, तो एक्टिव ऑप्शन है, ये अपोज़िट है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। A low impact exercise is one which is not tiring, not costly, not efficient, not boring. Low impact is जो आपको ना थकाए. तो A option not tiring is the correct answer. Regular cycling helps us in all of the following except two. रेगुलर एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है हर एक चीज में एक्सेप्ट रिड्यूस वेट एंड स्ट्रेंथ मींस बिल्कुल करती है कंबाइन फन विद वर्क प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट्स रिमेन हेल्थी तो प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट्स क्योंकि उसमें साइकिलिंग हेल्प नहीं करती है दैट इज ए कॉमन फिनोमिना तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होता है और इसी के साथ हमने आज का एनवीएस का एग्जाम पूरा देख लिया है कि किस तरीके का एग्जाम आता है तो पिक्चर्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे टिप्स दी हैं कि आप पिक्चर्स के आप पेंसिल लेकर जाएं उस अगर डायग्राम कुछ ऐसा है कि आपने पूरा डायग्राम बनाकर आप देखें तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा पिक्चर्स के क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से आप करें तो पिक्चर्स वाले पोर्शन में जो 40 नंबर का आपका 40 क्वेश्चन 50 नंबर का पोर्शन है उसमें आप इजिली मार्क्स को गेन कर सकते हैं लैंग्वेज टेस्ट में भी सिर्फ पैराग्राफ आते हैं और उससे बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश या हिंदी में आपको इजी हो जाता थोड़ा इंग्लिश या हिंदी में अगर मैं सिनोनिम्स और अपोजिट वर्ड में निकाल दूं तो 4 क्वेश्चंस को आप छोड़ के हर पैराग्राफ के 4-4 क्वेश्चंस आप इजीली से कर सकते हैं तो 16 क्वेश्चंस आप इजीली से कर सकते हैं जो कि आपका 25 नंबर का पोर्शन होता है 20 क्वेश्चन का अर्थमेटिक की बात करें अगर मैथ से आपको डर लगता है 20 क्वेश्चन है 25 नंबर के तो उसमें बस आपको सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मार्क्स को अच्छे से पढ़ लीजिए परसेंटेज और एचसीएफ एलसीएम प्रॉफिट लॉस ये 4-5 चैप्टर हैं जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर पूरा का पूरा आपका एग्जाम 20 क्वेश्चंस में बन जाते हैं तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इसी तरीके के और अगर टेस्ट पेपर चाहते हैं तो प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा एनीवेज के अलावा किसी और टॉपिक पर किसी और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू आई होप आपको पसंद आई होगी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम आपका 9th का एग्जाम हो आपका या 6th का एग्जाम हो ऑल द बेस्ट बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है डू वेल आराम से अच्छे से आप एग्जाम दे सकते हो ऑल द बेस्ट